हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में बताऊं कि जो भौतिक संसाधन होते हैं इनका उपयोग क्या है। ठीक है, तो सभी भौतिक संसाधनों का हम उपयोग के बारे में जानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं भौतिक संसाधनों का प्रयोग कहाँ पे है। ठीक है, विद्यालय में भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग होते हैं जिनका क्या है, जिसका सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर किया गया है। हम एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन से भौतिक संसाधन हैं। पहला पॉइंट है विद्यालय भवन, दूसरा है विद्यालय छात्रावास भवन, तीसरा है विद्यालय प्रयोगशाला भवन, चौथा है विद्यालय पुस्तकालय भवन, पांचवा है खेल तथा खेल का मैदान, छठवां नंबर है विद्यालय फर्नीचर कि विद्यालय के फर्नीचर कौन कौन से होते हैं। अगला है शैक्षिक उपकरण, अगला है विद्यालय स्वच्छता, और 9 नंबर है शौचालय, और 10 नंबर है पेयजल की व्यवस्था। ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके भौतिक संसाधन हैं। ठीक है, इनका हम यूज कैसे करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, हम एक एक करके इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं विद्यालय भवन के बारे में, यानी कि स्कूल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है। यह जितना अधिक सुंदर होगा बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती है। यानी कि एक जब विद्यालय अच्छा होगा तो बच्चा भी उतना ही अच्छा बनेगा, उसका उसका भविष्य उतना ही अच्छा निर्माण होगा और उसका जो भविष्य होगा उतना ही उज्जवल होगा। तो इन भविष्य बनाने के लिए तो हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट है विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना ज़रूरी है। स्थान तो मिल गया लेकिन उसका वातावरण अच्छा नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए विद्यालय की, जो विद्यालय भवन उसका एक आकार होना चाहिए। ठीक है, अगला है सामर्थ्यता, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। कम लागत तथा लचीलापन हो, कि बहुत अधिक इस एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने पैसा यहाँ पर खर्च कर दिया और इसके बाद क्या है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए विद्यालय भवन में। अगला है विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा। अगला पॉइंट है विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए। इस तरह का हमें ऐसे विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए जिससे कोई दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं उससे वो विद्यालय भवन क्या वो बच सके। अगला है विद्यालय की सजावट। दूसरा पॉइंट है विद्यालय छात्रावास भवन कैसा होना चाहिए। पहले पहले विद्यालय भवन के बारे में जाना, अब विद्यालय छात्रावास भवन। ठीक है, जो विद्यालय में जो हॉस्टल होते हैं वो कैसे होने चाहिए। पहला पॉइंट है छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो जिसमें उनके रहन सहन में क्या हो कठिनाई ना हो, कि ये मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और रहने की व्यवस्था, जो रहने का जो स्थान है, जो विद्यालय हॉस्टल है वो बहुत छोटा है। तो हमें इस तरह के बनाना चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसको। अगला है छात्रावास के साथ भोजनालय की भी व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, कैंटीन हो। ठीक है, अगला है छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो, ये नहीं कि विद्यालय यहाँ पर है हॉस्टल जाके 10 किलोमीटर दूर बना दिया। तो मतलब पास में होना चाहिए जिसमें बालकों को क्या हो असुविधा ना हो। अगला है छात्रावास के आसपास का पर्यावरण कैसा हो, स्वच्छ होना चाहिए, कि स्वस्थ जब पर्यावरण होगा तब क्या होगा, मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शारीरिक भी होगा। ठीक है, अगला है छात्रावास में आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था हो, कि जो हॉस्टल में हो सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था वहाँ पर की जाए। अगला पॉइंट है छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह ध्यान रहे कि छात्र घर से दूर हैं तथा विद्यालय के संरक्षण में हैं, अतः वार्डन का व्यवहार स्नेहयुक्त हो, सहयोगपूर्ण हो व अभिभावक तुल्य हो, जिससे उन्हें घर का अभाव महसूस ना हो। इसमें बोला गया कि बच्चे हॉस्टल में जो रहते हैं तो हमें जो वार्डन जो हम रखते हैं बच्चों के देखभाल के लिए, उसका जो व्यवहार होना चाहिए बहुत ही स्नेहपूर्वक होना चाहिए, मित्रतापूर्वक होना, एक एक पेरेंट्स के तरीके होना चाहिए। जैसे हमारे गार्जियंस होते हैं उस वार्डन का बिहेवियर भी वैसे वैसा होना चाहिए ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं घर से बाहर रह रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्नेहपूर्व उसका व्यवहार होना चाहिए, मित्रतापूर्व उसका उसका जो वार्डन का व्यवहार है एक स्नेहपूर्वक और एक अभिभावक की जैसा होना चाहिए। अगला है विद्यालय प्रयोगशाला भवन कैसी, जो विद्यालय में जो प्रयोगशाला भवन है वो कैसे होनी चाहिए। सामान्यतः जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं पर जाता है। प्रयोगशाला यानी कि लैब की बात की जा रही है। ठीक है, तो
परंतु आधुनिक युग में अच्छे विद्यालयों में विज्ञान विषयों के अतिरिक्त भूगोल तथा भाषाओं की भी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ जब लैब की बात होती थी तो सिर्फ साइंस में यूज की जाती थी, लेकिन आज हम जो लैब का यूज हम भूगोल और अदर जो लैंग्वेज होती हैं उनमें भी हम एक और लैब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मनोविज्ञानशाला निर्देशन कक्ष भी आज तनावग्रस्त समाज के लिए अनावश्यक प्रयोगशालाएं बन गई हैं। जो आप सीडी पे में पढ़ा होगा आपने कि जो मनोविज्ञानशाला होती है उसकी भी एक लैब है, जिसमें उस लैब में हम क्या अध्ययन करते हैं, जो तनावग्रस्त बच्चे होते हैं उनको हम कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें उस चीज़ प्रयोगशाला में क्या हो जाती हैं, प्रयोग की जाती है और उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्यालय पुस्तकालय भवन, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है विद्यालय में वो कैसी होनी चाहिए। पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वे व्यक्ति हैं। यानी कि बोला गया है कि जो पुस्तकें होती हैं सिर्फ उसमें जो लिखा है वो सिर्फ एक पन्ना नहीं है, स्याही से नहीं लिखा हुआ है, वो क्या है, एक तरह से व्यक्ति होते हैं। अधिकतर छात्रों के साथी भी होते हैं जिन्होंने सदियों से रीतियों के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है, स्पंदन सुनाई देती है, यानी कि आवाज़ सुनाई देती है। यह बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन व मनन द्वारा परीक्षण होता है। बोला जाता है कि लाइब्रेरी में सिर्फ जो बुकें रखी हैं वहाँ पर सिर्फ स्याही और कागज़ ही तो लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, एक तरह से देखो तो पुस्तकें क्या है, व्यक्ति के समान, एक मानव के समान है, जो हमें स्पंदन भी उनकी सुनाई देती हैं। फील करो तो किसी के दोस्त होते हैं, बुक्स किसी की बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और उनकी लाइफ को क्या करते हैं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में बुक्स को बेस्ट फ्रेंड मान करके उनको पढ़ते हैं, उनकी लाइफ 100% एक सक्सेसफुल पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही कहा कि पुस्तकें सिर्फ पुस्तकें नहीं, वो क्या होती है, एक व्यक्ति की जैसी है, उनमें विद्यालय का हृदय होता है और उनमें आवाज़ भी सुनाई देती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक बौद्धिक प्रयोगशाला के समान होती है, जिसमें सारी क्रियाएं सुनियोजित करवाई जाती हैं। अगला है खेल तथा खेल का मैदान। खेल का महत्व देख लेते हैं क्या है। खेल का बालकों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। खेल की क्रियाओं द्वारा स्वस्थ शरीर का विकास होता है। खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। खेल का महत्व निम्नलिखित बिंदु द्वारा समझ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है खेल। दूसरा है सामाजिक क्षमताओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है खेल। अगला पॉइंट, खेल जो है शिक्षा में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से खेल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब खेल के मैदान के बारे में देख लेते हैं। तो विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है, जिससे छात्र क्या होते हैं, अध्ययन के साथ खेल भी सकते हैं। ठीक है, बिना खेल के मैदान के विद्यालय परिसर अधूरा होता है। किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। खेल से छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जाता है वह क्या होता है, कक्षा शिक्षण से नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से क्या हो जाता है कि खेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चों की लाइफ में। यदि खेल का मैदान आपका प्रॉपर है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यकता है, तो खेल का मैदान विद्यालय भवन में अवश्य होना चाहिए। इससे क्या होता है, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और खेल के मैदान का क्या होता है, खेल से क्या होता है, बच्चों के शारीरिक विकास भी होता है, और जब शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी होता है। तो इसलिए सारे गुणों का विकास एक खेल से होता है। तो विद्यालय में खेल और खेल के मैदान का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज मैं एक पार्ट फर्स्ट में आपको इतना कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में जो आप कुछ पॉइंट रह गए हैं वो मैं अगले भाग में आपको कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।